जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन उद्यान सत्र का आपका जो 17 दिसंबर मतलब आपका जो कल अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन उद्यान सत्र का आपका जो कल आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन क्या है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन का आपका जो पेपर होने वाला है, कल अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जितने क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, साथ ही सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त वीडियो देख सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर से याद दिला देता हूँ कि ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के बाद जाकर देख लोगी तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और पार्ट 1 वीडियो बाद में देख लीजिएगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप नोट कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दिया था। तो पार्ट 1 वीडियो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 6 से लेकर 17 तक के आपको जो 6 से लेकर, जैसे कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में टोटल 17 चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 6 से लेकर 17 तक के जो चैप्टर के जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 से 5 तक के जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले मैं बता चुका हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो 6 से 17 तक के जो क्वेश्चन वो पहले बता देता हूँ, फिर आप पार्ट 1 वीडियो बाद में जाकर देख सकते हो। और पार्ट 1 वीडियो देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप बाकी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो अध्याय 6 मृदा के भौतिक गुण, जैसे कि आपका जो 5वां चैप्टर था वो क्या था, मृदा। तो अब यहाँ पर जो 6वां चैप्टर आपके मृदा के भौतिक गुण, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा जल को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको मैंने 5वें पाठ में भी पढ़ाया था। मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आर्द्रताग्राही जल और केशिय जल और गुरुत्वाकर्षण जल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं बताना। तो यहाँ पर जो कृषि कार्य के लिए जो उत्तम मिट्टी की विशेषता है, तो यहाँ पर अपने पास इतना तो समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते जाता हूँ। आप इस वीडियो को रोक कर आप ध्यान से नोट करके इसे याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जो से आपको नोट करना है वैसे आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, रंध्र अवकाश किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। क्या होता है, मृदा संरचना में मृदा कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्र अवकाश कहते हैं। ठीक है, समझिए अवकाश मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। चौथा क्वेश्चन क्या है, रंध्र अवकाश पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। तो अभी मैंने रंध्र अवकाश की परिभाषा बताई। अब इसको जो क्या है कारक, जो कि इसको प्रभाव डालने वाले जो कारक क्या क्या है, मृदा का गठन, मृदा कणों की आकृति, मृदा विन्यास तथा मृदा में जीवांश की मात्रा। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन क्या है, रंध्र अवकाश का महत्व बताइए। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले रंध्र अवकाश की परिभाषा बताई, फिर इसके जो प्रभाव, इस पर जो प्रभाव डालने वाले कारक बताए। अब इसके महत्व क्या है, इससे जो मृदा की जल धारण क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, मृदा में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 5 बताऊँ, उसमें जो 3 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6वां क्या है, ससंजन बल किसे कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। फिर उसी प्रकार आसंजन बल से आप क्या समझते हो, तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, 8वां प्रश्न है, मृदा कणों के आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा कणों के उनके आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण करना है। तो आप देख सकते हैं, मृदा कणों के आकार अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर मिट्टी को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है मोटी रेत, कणों का व्यास कितना होता है, 2 से 0.20 तक। दूसरा है बारीक रेत, कणों का व्यास 0.20 से 0.02। ठीक है, फिर क्या है तीसरा, सिल्ट या गात, कणों का व्यास 0.02
2 से 0.002 तक। फिर चौथा क्या है, चिकनी मिट्टी, कणों का व्यास 0.002 से कम। ठीक है, नोट कर लीजिए। सातवां चैप्टर है अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर मैं आपको अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में अंतर बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में अगर कल पूछ ले कि अम्लीय मृदा की विशेषताएं बताइए, या यूं कहे कि क्षारीय मृदा की विशेषता बताइए, या यूं कहे कि अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में अंतर लिखे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो बन सकता है अम्लीय मृदा की आपको विशेषताएं। अभी आपको मैं अब यहाँ पर अभी बताए, अगर आपको किसी दो वस्तु के बीच अंतर करने को दे दे, अगर आपको कहा कि इन दो वस्तुओं में डिफरेंस बताओ, तो आपकी उनकी विशेषताओं के आधार पर ही तो बता पाओगे कि उनमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्लीय मृदा की विशेषता आप याद कर सकते हो, क्षारीय मृदा की विशेषता। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन अम्लीय और क्षारीय मृदा में आप अंतर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप ये कल मत मेरे को मत बोलना कि अगर आप भैया आपने जो अम्लीय और क्षारीय मृदा में अंतर बताया था, लेकिन अम्लीय मृदा की जो विशेषता है तो आपने बताई नहीं। अभी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले रखा। या तो मैं आपको इसे भी बता सकता था, पहला क्वेश्चन में अम्लीय मृदा की विशेषता बताया था, फिर क्षारीय मृदा की विशेषता है, और तीसरा प्रश्न में आपको अम्लीय क्षारीय मृदा। मैं इतना क्यों आपको यहाँ पर ज़्यादा फिर आपके ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे करो कि यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच, अगर मतलब यहाँ पर खाली मेहनत नहीं होती, यहाँ पर अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे ना, तो मेहनत के साथ स्मार्ट अप्रोच भी होना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या, अम्लीय मृदा। तो अब ये जैसे कि अगर अब इसको छोड़ो, ये छोड़ो, अगर आप इतना याद करोगे तो मतलब क्या याद कर रहे हो आप, अम्लीय मृदा की विशेषता हो जाएगी 4-5। ठीक है, अब इसको छोड़ो, अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर, अभी इसे पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, क्षारीय मृदा की विशेषता है। अब इन दोनों को डिफरेंस करके लिख दो, तो अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा में अंतर हो गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक ऑब्जेक्टिव। टोटल इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। और इतना सरल है, क्या ही इसमें क्या ही मतलब रॉकेट साइंस लगाओ। क्या है पहला, इस प्रकार की मृदा नम तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सबको पता है। अम्लीय मृदा क्षारीय क्या होती है, ये शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये तो सबको पता ही होना चाहिए। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। किनका, अम्लीय का मान, पीएच स्केल पढ़ा है ना। ठीक है, पीएच स्केल, उसमें जो 7 से कम होता है वो अम्लीय मृदा, और 7 से अधिक। यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि अम्लीय मृदा में बता तो दिया, और क्या बताओगे। ठीक है, तो नोट करो पांचवा। ठीक है, 5 पॉइंट दिए गए, नोट करो। फिर उसी प्रकार लवणीय एवं क्षारीय मृदा में प्रमुख अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको लवणीय की जो विशेषता है वो बता रहा हूँ, क्षारीय मृदा की जो विशेषताएं बता रहा हूँ, साथ ही उन दोनों में अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट है। ठीक है, नोट करो। फिर ये 4 मतलब कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, अम्लीय मृदा बनने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो अम्लीय जो मृदा है वो किस कारण मतलब किस कारण बनती है, तो इसके प्रमुख कारण, पहला कारण है जैविक पदार्थों का विघटन, वर्णन किया गया है। दूसरा मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा है अपक्षरण। पांचवा है क्षारीय पदार्थों का अधिक उपयोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद क्या है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने की विधियां बताइए। तो पहला क्या, मृदा में चूने के प्रयोग द्वारा। दूसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके। तीसरा उचित जल निकास की व्यवस्था करके, अम्लीय रोधी फसलों को उगाकर। और पांचवा है लकड़ी की राख के प्रयोग द्वारा। ठीक है, नोट करो। उसी प्रकार क्षारीय मृदा के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है, पहला क्या है, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु, उचित जल निकास का न होना। तीसरा क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग करना। चौथा क्षारीय जल द्वारा सिंचाई। पांचवा एक ही सतह पर जुताई करते रहना। और छठवा है अम्लीय तत्वों का अधिक मात्रा में उपयोग करने वाली फसलों को उगाने से। ठीक है, नोट करो। छठवा क्या है, क्षारीय भूमि के सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या है, खुरच कर। दूसरा निच्छालन या रिसा विधि से। तीसरा लवणों को बहाकर। और चौथा है खाई खोद कर। ठीक है, नोट करो। ये फिर रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ। फिर क्या है, 8वां चैप्टर मृदा। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया ना, वो टाइप पे ध्यान मत देना है कि ये वही है। अब मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ये अरे मैं खुद ही गलत क्यों लिख रहा हूँ। अरे ये ऐसे लिखते ना यार, नीचे देख लो। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है,
मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। क्या है मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे। 8वें चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी चैप्टर से आपके यहाँ पर पूछा जाता है अधिकतर, या तो पूछेगा मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे, या यूँ पूछे कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, या तो ये एक साथ पूछ सकता है, ठीक है। नोट करो। तो क्या होता है मृदा संरक्षण, मृदा या भूमि को विविध चरण शक्तियों द्वारा बहने और कटने से बचाना तथा उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही भूमि या मृदा का संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे को आपको 17 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बताना है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके पॉइंट दिए गए, नोट करो। निम्नलिखित को समझाइए। प्राकृतिक क्षरण क्या है, तो वृक्ष क्षरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा, ठीक है। मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक, जलवायु, मृदा ढाल, वनस्पति और वर्षा, ठीक है। नोट करो। जल द्वारा मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, परत क्षरण, शुद्र सरिता क्षरण, और फिर अवनालिका क्षरण, और क्या सरिता तट क्षरण और भू संकलन क्षरण, ठीक है। नोट करो। 5वां क्या, मृदा क्षरण या भू क्षरण के प्रभाव को बताइए, तो मृदा क्षरण से होने वाली हानियां यहाँ पर बताई गई, नोट करो। फिर आपका जो 9वां चैप्टर है भू परिष्करण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, भू परिष्करण क्या है, तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए खेती की तैयारी से लेकर फसल के तैयार होने तक भूमि में जो भी क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है, तो भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण तथा द्वितीयक भू परिष्करण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक भूमि में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीयक भू परिष्करण क्या है, खेत में बीजों के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, भू परिष्करण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। भू परिष्करण के जो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, 6 दे रहा हूँ, 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है, अभी मैंने आपको द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करके मुख्य फसल की सुरक्षा करना है। इसके अतिरिक्त फसलों पर मिट्टी चढ़ाकर उन्हें गिरने से बचाना, मृदा की नमी को सुरक्षित रखना तथा मृदा में वायु संचार बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, शून्य भू परिष्करण की परिभाषा लिखकर इसके 2 लाभ लिखिए, तो शून्य भू परिष्करण की यहाँ पर परिभाषा लिखी है। अब यहाँ पर मैंने आपको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके लाभ भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि बहुत ही सरल है, भूमि को खेती के लिए तैयार करने में बहुत कम समय एवं कम लागत लगती है, भूमि का कटाव का खतरा कम हो जाता है, उसके बाद न्यूनतम भू परिष्करण के लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम भू परिष्करण क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद आप यहाँ पर लाभ भी याद कर सकते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण क्या होता है, कमेंट करके बताओ ये, ठीक है। उसके बाद ये, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या, 10वां चैप्टर है आपका भू परिष्करण एवं अन्य अंतर। आपका जो 9वां चैप्टर क्या था, भू परिष्करण। अब इसके अन्य अंतर भी है, तो इसमें देसी हल क्या, इसके गुण विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देसी हल के प्रमुख गुण भी यहाँ पर बताया गया है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देसी हल के कोई 4 अवगुण बताना है। अभी मैंने उसके लाभ और गुण बताए, अब इसके जो दोष है या यूँ कहिए कि अवगुण है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है, तो नोट करो। उसके बाद देसी हल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, तो देसी हल के जो प्रमुख भाग है जैसे कि बॉडी, हरीश, हत्ता, मुठिया, अंकुरी, फाड़ तथा हरेनी, ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, मिट्टी पलटने वाले हल कितने प्रकार के होते हैं, तो मिट्टी पलटने वाले हल 2 प्रकार के होते हैं, 1 हत्थे वाले तथा 2 हत्थे वाले, और इनको तैयार भी करना है कि 1 हत्थे वाले की मतलब वर्णन करना है, ठीक है। मिट्टी पलटने वाले 1 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम लिखिए, तो मेस्टन हल, प्रजा हल, साबास हल और क्या है, वाह वाह। मिट्टी पलटने वाले 2 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम, विक्ट्री हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 हल और क्या, टर्नर रेस्ट हल, ठीक है। फिर क्या, हेरो तथा कल्टीवेटर में प्रमुख अंतर लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरो तथा कल्टीवेटर में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो ये हेरो और कल्टीवेटर में यहाँ पर 3 अंतर बताए गए, फटाफट नोट करो। 5 अंतर है, 3 नहीं है, 5 है, ठीक है, नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में प्रमुख अंतर बताना है, तो नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में अंतर दिया गया, नोट करो। 3 नोट ये और ये 5 अंतर, ठीक है।
उसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर है सिंचाई, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, सिंचाई की परिभाषा दीजिए एवं सिंचाई के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद सिंचाई का महत्व या लाभ लिखिए। तो सिंचाई का जो महत्व और लाभ एक ही बात है, आप लिख सकते हो। सिंचाई से भूमि मुलायम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भू परिष्करण क्रियाएं करने में आसानी होती है, जिससे फसल की समय पर बुआई की जाती है। दूसरा क्या है, सिंचाई से मृदा में नमी बनी रहती है, जो कि बीजों के अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है, फसलें अपने पोषक तत्वों को भूमि से तरल रूप में ग्रहण करती है, जिसके लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। और चौथा है, सिंचाई में भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हानिकारक कीट दीमक का प्रकोप कम होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से रोक रोक कर 2 बार देख लेते हो ना, तो आपकी पेपर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या, नहर द्वारा सिंचाई के 4 लाभ और हानियां लिखे। तो नहर द्वारा सिंचाई से किसान को निम्नलिखित लाभ होते हैं और नहर द्वारा सिंचाई से होने वाली हानि भी है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ भी है तो हानि भी है। ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉइंट बताए गए, नोट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, जल मांग क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। जल मांग क्या होता है, तो नोट कीजिए कि जल मांग क्या है, फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। जल मांग भाई, तो कितना मांग रहा है, तेरी कितनी जरूरत है, वही है। फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। यद्यपि ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछा, तो वायुमंडल की आर्द्रता, तापमान और वायु की गति और भूमि की लवणीयता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर करके जाएगा। फिर क्या, टपकाव सिंचाई के लाभ। टपकाव सिंचाई के लाभ आपको यहाँ पर बताना है, तो नोट कर सकते हो। फिर सिंचाई की छिड़काव विधि के 4 लाभ बताना है। क्वेश्चन, सिंचाई की क्यारी विधि के 4 लाभ लिखे। तो यहाँ पर 4 लाभ दिए गए, नोट कर सकते हो। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैंने आपको कितने 6 से लेकर 11 तक के चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बताए हैं। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ। अब जो पार्ट 3 वीडियो आएगी उसमें आपको मैं 12 से लेकर 17 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो अगर आप पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो पार्ट 3 वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। अभी रही बात क्या, तो आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश प्लस पर डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल रूपेश प्लस को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूचना, अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।